क्या एक ही ट्रेड में 50% से ज्यादा का रिटर्न पॉसिबल है, वो भी एक साल में? जी हाँ, बिल्कुल है। जरूरत है तो सिर्फ एक अच्छे स्टॉक को चीप वैल्यूएशन में ढूंढने की। अब आप लोग कहेंगे कि ये बात कहना तो बड़ा आसान है, बट एग्जीक्यूट करना उतना ही मुश्किल। बिल्कुल सही समझे। इसके लिए आपको चाहिए सॉलिड कन्विक्शन और खुद पे भरोसा। और ये आएंगे जब आप क्रिस्टल क्लियर हो कि आपने ये स्टॉक को क्यों चूज किया है। आपकी इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके हम लाए हैं मनी मोज़ेक, एक चैनल या मीडियम जिससे हम आपको एम्पावर कर सके कि आप किसी भी ट्रेड में फुल कॉन्फिडेंस के साथ उतरें। हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज कंटिन्यूसली आइडेंटिफाई करते रहेंगे हर हफ्ते सिर्फ आपके लिए। बदले में हमको सिर्फ आपका सपोर्ट चाहिए ताकि हम ये काम और अच्छे से कर पाए और सब तक इसे पहुंचा पाए। ये वीडियो को आखिर तक देखिए ये जानने के लिए कि आज के स्टॉक में कितना पोटेंशियल है और उसके पीछे के रीजंस। तो चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का ये सफर। आज के हमारे टॉप पिक है आरबीएल बैंक। हम जानेंगे इसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के बारे में और इसके पोटेंशियल के बारे में। शुरू करने से पहले याद रखिए, हम किसी भी टाइप की बाय या सेल कॉल रिकमेंडेशन नहीं देते। आप खुद अपना रिसर्च करिए और अपनी रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करिए। तो किसी भी कंपनी की अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करनी है तो उसके लिए आप screener.in पे जा सकते हैं। ये एक फ्री वेबसाइट है जिस पे सारी कंपनीज जैसे जैसे अपने क्वार्टरली और ईयरली डेटा पोस्ट करती है, ये लोग अपनी वेबसाइट पे इसको अपडेट करते रहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहीं पे अगर हम अपने बैंक को अगर सर्च करेंगे आरबीएल बैंक, तो सबसे पहले हम इस बैंक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये काफ़ी पुराना बैंक है जो 1943 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। वहीं पे हम अगर इनकी लोन बुक देखें तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। आप देखेंगे ये कॉर्पोरेट बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड्स, माइक्रो फाइनेंस, हाउसिंग लोन्स एट्सेट्रा, काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनके पास लोन बुक का। वहीं पे अगर आप इनका इंडस्ट्री एक्सपोजर देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि एनबीएफसी, पावर सेक्टर, रिटेल, फार्मा, मेटल्स एट्सेट्रा, इनकी बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। यहीं पे एक इम्पॉर्टेंट मैट्रिक जो हमको मिस नहीं करना चाहिए वो है किसी भी कंपनी या किसी इस केस में इस बैंक का फ्यूचर टारगेट्स, जो ये आने वाले कुछ सालों में एम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसको अचीव करने का। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है अपने एडवांसेस और डिपॉजिट्स को 20+% CAGR से ग्रोथ करने के लिए। मतलब हर साल ये बैंक एक्सपेक्ट कर रहा है ऑन एन एवरेज 20% से ग्रो करेगा, जो एक किसी भी बैंक के लिए, किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ मानी जाती है। यहीं पे अगर आप इनका कस्टमर काउंट देखेंगे तो ये इनको डबल होने का एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले आने वाले 2 सालों में। तो आइए चलिए हम थोड़ा सा अब जानते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में। सो इस पॉइंट पे ये बैंक ने की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 15,733 करोड़। तो इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखने के लिए हमको मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपेयर करनी पड़ेगी इनके पीयर्स से, जो बाकी बैंक से उनके साथ। तो अगर आप आरबीएल बैंक की देखेंगे जो 15,000 करोड़ है, इसको अगर हम एचडीएफसी बैंक से कंपेयर करें तो एचडीएफसी बैंक आज की तारीख में मार्केट कैप की कमांड करता है 11 लाख करोड़ की। तो 15,000 और 11 लाख में बहुत ज़्यादा का फ़र्क है। वहीं पे आप अगर आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे तो 7.7 लाख, कोटक महिंद्रा को देखेंगे तो 3.6 लाख, एक्सिस बैंक को देखेंगे तो 3.3 लाख। तो ये सारी फिगर्स इन करोड़ है। तो जो मार्केट कैपिटलाइजेशन का गैप है जो टॉप बैंक से और आरबीएल बैंक में, वो बहुत ज़्यादा है। तो इससे हमको पता चलता है कि आरबीएल बैंक एट प्रेजेंट एक छोटा बैंक है। और इस चीज़, ये छोटा बैंक है, माना ये छोटा बैंक है, बट इसके लिए एक बहुत जो पॉजिटिव है वो है जो स्कोप ऑफ ग्रोथ। सो किसी भी छोटी कंपनी के लिए मल्टीफोल्ड्स ग्रो करना कंपेरेटिवली ईजी होता है किसी भी लार्ज कैप बड़ी कंपनी से। तो यहाँ पे अगर हम एक्सपेक्ट करें कि एचडीएफसी बैंक आने वाले 3 साल में 4 साल में डबल हो सकता है क्या, जो इम्पॉसिबल है। बट क्या एक जो छोटी कंपनी है, इस केस में छोटा बैंक आरबीएल बैंक, वो आने वाले 4-5 साल में डबल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। और वहीं पे अगर इनका होराइजन थोड़ा सा और बड़ा करते हैं 10 से 15 साल, तो ये इजीली 4-5 टाइम्स तक भी जा सकता है। तो इन टर्म्स ऑफ स्कोप ऑफ ग्रोथ इसका फ्यूचर आउटलुक बहुत प्रॉमिसिंग है किसी कोई भी छोटी कंपनी के लिए, गिवन दैट वो जो उनके
अकम्पलिश्ड जो टारगेट्स है, जैसे अभी हमने देखा था 20% इनको एवरेज ग्रो करना है हर साल, वो अगर ऐसे अपने एग्रेसिव टारगेट्स थोड़े सेट करके उनको अचीव करते चले तो ये चीज़ बिल्कुल रियलिटी में कन्वर्ट होती है। एंड ऐसा हमने बहुत कंपनीज के साथ होते हुए देखा है। तो उसके बाद हम चलते हैं ज़रा इनके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स में। सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर हम देखें तो वहीं पे आप देखेंगे कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। सितंबर 21 में वहीं पे 1900 करोड़ का इनकी रेवेन्यू थी, वहीं आज ये बढ़ के दिसंबर 2023 में 3000 करोड़ तक पहुंच गई है, जो आज तक की लाइफ टाइम की सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड इन्होंने ग्रोथ करी है, सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू। वहीं पे अगर हम इनका नेट प्रॉफिट देखेंगे क्वार्टरली, तो नेट प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 147, 198, 288, अभी एट प्रेजेंट 233 करोड़। सो थोड़ा सा नेट प्रॉफिट ने डिप लिया है कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स, प्रीवियस कपल ऑफ क्वार्टर्स। वो इस वजह से, मतलब स्पेशली जब रेवेन्यू लाइफ टाइम हाई है तो प्रॉफिट लाइफ टाइम हाई क्यों नहीं है। सो उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि रिसेंटली आरबीआई ने एक गाइडलाइन इशू करी थी। उस गाइडलाइन के तहत सारे बैंक्स को अपने प्रोविजंस बढ़ाने थे फॉर बैड लोन्स। आप देखेंगे कोविड के बाद थोड़े से जो बैड लोन्स होते हैं, जो लोग डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, जो पैसा नहीं वापस रिकवर कर पाती बैंक, सो वो चीज़ थोड़ी सी स्पाइक हो गई थी कोविड के दौरान, ये आप सबको पता है। तो वहीं पे इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो आज की तारीख में अनसिक्योर्ड लेंडिंग भी बहुत चल रही है, जो पीयर टू पीयर लेंडिंग हो जाती है, तो इन सब चीज़ों को फोकस में रखते हुए आरबीआई ने एक स्टेप लिया था जिसमें उन्होंने सारे बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दिए थे कि आपको अपनी प्रोविजनिंग थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी बैड लोन्स के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंक ने प्रॉफिट नहीं कमाया, बैंक ने प्रॉफिट बेशक कमाया, बट उस प्रॉफिट का एक हिस्सा बैंक ने निकाल के उस प्रोविजनिंग के लिए एज अ क्वेश्चन रख दिया कि इन फ्यूचर हो सकता है कि कुछ कस्टमर्स उसके डिफ़ॉल्ट कर जाए, तो इसलिए उसको वो क्वेश्चन रखना पड़ा। तो वो पैसा बैंक के पास ही है लेकिन वो प्रोविजनिंग में बढ़ गया है, और ये चीज़ बहुत अच्छी भी है। अगर आप एक इसको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर सोचेंगे तो ये बहुत अच्छा है। इसको इस वजह से पूरा बैंकिंग सेक्टर एक पूरा हेल्दी रहता है, बैंक की बैलेंस शीट बहुत हेल्दी रहती है, और कोई भी फ्यूचर में कोई भी टर्मोइल आता है तो बैंक उसको ईजिली केपेबल होता है उसको हैंडल करने के लिए। उसके बाद अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे जो बैंक का ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, तो इस केस में जैसे जो भी डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं बेसिकली वो लोन्स, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बैंक का एनपीए जो कोविड का टाइम था, जो 2021 उस टाइम पे पीक करा था, जो 5.4% तक पहुँच गया था। उसके बाद से कंसिस्टेंटली बैंक अपने एनपीए को डिक्रीज़ करता है। आप ये देखिए 5.4 से डिक्रीज़ होते होते आज ये 3.12 तक आ गया है, और आने वाले टाइम में ये और डिक्रीज़ होएगा। तो ये एक बहुत ही हेल्दी साइन है कि बैंक अपने एनपीए पे कंट्रोल है उसका, एंड ये चीज़ उसके बैलेंस शीट को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, एंड इन्वेस्टर्स में भी एक कॉन्फिडेंस लाता है कि हाँ ठीक है, ये बैंक है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखते हुए चल रहा है। यहीं पे हम अगर आप इनके ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो आप देखिए 2012 में इनकी 465 करोड़ सेल्स थी, और आज के ट्रेलिंग 12 मंथ, लास्ट 12 मंथ में ये नियरली 11.5 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गई है। तो ये जो मल्टीपैगर जो रिटर्न यहाँ पे इन्होंने रेवेन्यू पे दिखाई है, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है। वहीं पे नेट प्रॉफिट देखेंगे 65 करोड़ से आज 1000, जो इनका लाइफ टाइम का हाईएस्ट नेट प्रॉफिट, लाइफ टाइम का हाईएस्ट नेट रेवेन्यू इन्होंने रिकॉर्ड किया है। तो इससे बेशक पता चल रहा है कि ये बैंक कंसिस्टेंटली ओवर द इयर्स कंटिन्यू ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। आज की तारीख में भी अपने लाइफ टाइम हाईएस्ट रेवेन्यू पे है, लाइफ टाइम हाईएस्ट प्रॉफिट्स पे है। यहाँ पे हम देखेंगे अगर इनका कंपाउंडेड जो सेल्स ग्रोथ है 10 ईयर्स की 26%, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ है 25%। ये बहुत ही हेल्दी नंबर है किसी भी कंपनी के लिए। वहीं पे फिर हम बात करते हैं अगर इस बैंक की बैलेंस शीट के बारे में, तो आप देखेंगे इनके बैलेंस शीट में इनके रिजर्व्स कंटिन्यू बढ़ते गए हैं 900 करोड़ से आज ये 13,000 करोड़ है। तो रिजर्व मतलब इनका कैपिटल प्लस जो इनके प्रॉफिट्स होते हैं, तो ये चीज़ ये एक्यूमुलेट करते जाते हैं ओवर द ईयर, ताकि फ्यूचर में कभी भी इनको एक्सपेंशन करना है या और कहीं पे इनको अगर कोई एक्विजिशन करना है, कुछ भी करना है, तो वो इसके ज़रिए अपने एक्शंस को फंड कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप इनके फिक्स्ड एसेट्स देखेंगे तो ये कंटिन्यू ग्रो हो रहे हैं,
45 से 529 आप देख सकते हैं कंटिन्यू बैंक एक्सपेंड कर रहा है, नई नई जगह पे अपनी ब्रांचेस खोल रहा है। वो इनका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब जो अभी करंटली ये लोग नए एसेट्स बना रहे हैं वो है 45 करोड़ एट प्रेजेंट इस क्वार्टर में। तो ये सारे बहुत ही हेल्दी फिगर्स है। जो अपने फिक्स एसेट आप देख सकते हैं लाइफ टाइम हाई पे है। उसके बाद हम बात करते हैं इस बैंक की शेयर होल्डिंग पैटर्न के लिए। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप नोट करेंगे तो एफ और डी ने रिसेंटली अपना स्टेक बढ़ाना शुरू किया है। मार्च 2023 में 24% इन्होंने गिरा के कम कर दिया था, बट आज वो 28% पे वापस आ गया है। डी आई 19% होल्ड करता है, गवर्नमेंट 0.42 होल्ड करती है और पब्लिक 52% ऑलमोस्ट होल्ड करती है। बट ये एक्चुअल नंबर, ये यूजुअली कहा जाता है कि पब्लिक के पास इतनी मेजोरिटी होल्डिंग होती है तो वो इतना गुड साइन नहीं होता, बट एक्चुअली में पब्लिक के पास 52% होल्डिंग नहीं है। अगर आप यहीं पे इसको क्लिक करके डिटेल्स में देखेंगे तो आउट ऑफ दिस 52% अप्रॉक्सीमेटली 15 to 80% जो होल्डिंग्स है वो, ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारे, ये सारे नाम यहाँ पे HNI जो हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं या म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनके पास है। तो आउट ऑफ दिस 52% अप्रॉक्सीमेटली 15 to 18% हमारे जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स है, जो HNIs है और जो म्यूचुअल फंड हाउसेज है वो सारे इनको होल्ड करते हैं। तो नेट पब्लिक के पास होल्डिंग बचती है अप्रॉक्सीमेटली 35% के आसपास। तो वहीं पे अगर आप अब इसको नए नज़रिए से देखेंगे, जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स वर्सेस वीक हैंड्स वाली थ्योरी होती है, जिसमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स आते हैं हमारे FIIs जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, जो DIIs जो डोमेस्टिक के इन्वेस्टर्स होते हैं, और जो हमारे हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं। ये तीनों के पास हमेशा मेजॉरिटी ऑफ द होल्डिंग है, जो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 60 to 65% के बीच में है, और रेस्ट 35 के आसपास परसेंटेज पब्लिक के पास है। इसी से पता चलता है कि यहाँ पे बैंक की बैलेंस शीट बहुत हेल्दी है जो हमने देखी। रिजर्व्स इन्होंने कंटिन्यूसली बढ़ाए, फिक्स एसेट्स इनके ऑल टाइम हाई है, रिजर्व्स ऑल टाइम हाई है। यहीं पे हम इनकी प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इनका रेवेन्यू ऑल टाइम हाई है, इनकी सेल्स ऑल टाइम हाई है। यहीं पे अगर हम इनके जो बैड लोन्स NPA की बात करें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में, वो आप देखेंगे तो कोविड के बाद से कंटिन्यू डिक्रीज़ हो रहे हैं एंड आगे भी और कम होते वाली बात है। तो ओवर ऑल एंड ऑल ये बैंक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अपने कंसिस्टेंटली ग्रोथ दिखा रहा है रेवेन्यू में, अपने प्रॉफिट में, बैलेंस शीट बहुत हेल्दी तरीके से मेंटेन कर रहा है। अब यहाँ पे मेन बात आती है वैल्यूएशन की। किसी भी कंपनी का वैल्यूएशन ट्रैक करने के लिए दो इम्पॉर्टेंट रेशियोज होते हैं, PE रेशियो और PB रेशियो। PE रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो कि डिनोट करता है वो शेयर का प्राइस इन कंपैरिजन टू जो उसकी अर्निंग्स ग्रोथ है। और PB रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू, जो उस शेयर का प्राइस इन कंपैरिजन टू उसकी जो बुक वैल्यू है। तो यहीं पे अगर आप इसका करंटली PE रेशियो देखेंगे इस बैंक का, तो वो स्टैंड करता है 14.5 टाइम्स। तो ये 14.5 टाइम्स को थोड़ा पर्सपेक्टिव में रखने के लिए हम इसका हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हैं। तो ये आप ये देखेंगे, ये PE रेशियो का चार्ट है। तो आज के टाइम पे ये ट्रेड कर रहा है 14.1 इस लेवल पे। आप ये देखेंगे लास्ट टाइम ये इस लेवल पे था करीब 2020 में अप्रैल में, और तभी भी 14.2 था। और वरना उससे पहले हमेशा हिस्ट्री में आप देखेंगे, ये जब लिस्ट हुआ था तभी भी 33 के PE पे लिस्ट हुआ था। तो जितना PE ज़्यादा होता जाएगा उसका मतलब है कि वो उतना ज़्यादा प्रीमियम कमांड कर रहा है। तो आज के टाइम पे देखेंगे कि ये बिल्कुल भी प्रीमियम कमांड नहीं कर रहा है, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। और स्पेशली जबकि इसके प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली हर साल इंक्रीज होते जा रहे हैं। आप ये देखेंगे जो PE रेशियो में डिनोमिनेटर होता है अर्निंग पर शेयर, तो ये प्रॉफिट्स पर शेयर बेसिकली हर साल के आप देखेंगे इंक्रीज होते जा रहे हैं। उसके बावजूद इससे पता चलता है कि आपके स्टॉक प्राइस उसको साथ में मैच नहीं कर पा रहा है। तो मैच नहीं कर पा रहा, तो इसी वजह से वो PE रेशियो कम होता जा रहा है। आपका न्यूमरेटर कांस्टेंट बना रह रहा है या उस लेवल से ग्रो नहीं कर रहा, और आपका डिनोमिनेटर बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है, तो ओवरऑल आपका रेशियो कम होता जाएगा। तो PE रेशियो इस वजह से कम होता गया। अब इसके बाद ये कम तो यहाँ पे होता गया, तो लेकिन क्या ये बात नॉर्मल है? नहीं, ये बात यूजुअली होता ही है कि कभी भी अगर आपका PE रेशियो कम है, मतलब इस वजह से बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपकी अर्निंग्स अगर आपकी बहुत सॉलिड है, आपके फ्यूचर आउटलुक बहुत सॉलिड है, तो ये इनएविटेबल हो जाता है कि वो शेयर प्राइस उसको मैच करेगा ही करेगा, आज नहीं तो कुछ टाइम के बाद। बट
वो इवेंचुअली उसको मैच करेगा ही करेगा, ऐसा सस्टेनेबल नहीं है। तो इसी और ये चीज़ करंटली आप अगर ट्रेंड देखेंगे तो पूरे बैंकिंग सेक्टर में अभी ये ट्रेंड चल रहा है। आप अगर यहाँ पे इनका सारे बैंक्स जो है 8 बैंक्स, इनका अगर आप मीडियन पी देखेंगे तो 12.67, जो कि बहुत सस्ता है। आप एच बैंक को उठा के ले लीजिए, आप इंडिया का लार्जेस्ट बैंक, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एच डी एफ सी बैंक करेंटली पी कमांड कर रहा है अराउंड 17। लास्ट टाइम ये अपने इसने 2008 जो आप क्राइसिस आई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 वाली, उस पॉइंट पे ये इस पीई पे ट्रेड कर रहा था जिस पे ये आज ट्रेड कर रहा है। और इस पीरियड में और इस पीरियड में कितना फ़र्क आ चुका है, आप यहाँ से नज़र लगा लीजिए। एच डी एफ सी बैंक, आप उससे पहले का डेटा नहीं है 2012 से, आप 2012 से देख लीजिए। 2012 और आज की तारीख में कितना फ़र्क आ गया, 28,000 से बैंक की सेल्स ग्रो हो गई है 251,000। ठीक है, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ग्रो किया है सेल्स में। रेवेन्यू में देखेंगे 5,000 से 60,000, ये भी और मोर देन 10 टाइम्स इसने अपना प्रॉफिट ग्रो किया है। जहाँ जब आपके प्रॉफिट और सेल्स 10 टाइम्स ग्रो हो गए, लेकिन आप देख रहे हैं आपका पी रेशियो सेम उसी उस पे कमांड कर रहा है, जो उस पॉइंट पे ट्रेड कर रहा था उसी पे आज पे ट्रेड कर रहा है। तो ये चीज़ सेंस नहीं बनाती है। तो इवेंचुअली आज नहीं तो कल ये चीज़ एक बार जैसे ही थोड़ा मोमेंटम पिक होएगा बैंकिंग सेक्टर में, और वो कब होगा, वो जब वो उसका मेन ट्रिगर आएगा जब एक बार इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे। एक बार अगर इलेक्शन ख़त्म, एक स्टेबल गवर्नमेंट बनती है, उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट एक बार कट होना स्टार्ट होते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो साल के एंड में, एक बार जब ये जो दो ट्रिगर पुल हो जाएंगे, आप देख सकते हैं मार्केट इसके आसपास में एक रैली दिखाएगा। जो बैंकिंग सेक्टर है, स्पेशली प्राइवेट बैंक जो इस टाइम पे बहुत अंडर वैल्यूड है, वो यहाँ से काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकते हैं आपको। तो आइए, ये हमारी बात हो गई है वैल्यूएशन के बारे में। तो हमने देख लिया कि फंडामेंटल एनालिसिस में कि हमारी बैंक काफ़ी डाइवर्सिफाइड है अपने पोर्टफोलियो में लेके, बैंक की ग्रोथ बहुत अच्छा ये फोरकास्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में। इनकी प्रॉफिट एंड लॉस में हाईएस्ट रेवेन्यू, हाईएस्ट सेल्स, इनके बैड लोन्स में ये कंटिन्यू डिक्रीज कर रहे हैं अपनी ग्रॉस एनपीए। इनकी बैलेंस शीट बहुत हेल्दी है, रिजर्व्स कंटिन्यू बढ़ते जा रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मेजॉरिटी ऑफ द शेयर स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और एच एन आई मिल के बनाते हैं, है ना। सो इसी के साथ हम ये एक बात कर सकते हैं कि इस टाइम पे बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में मिल रहा है, तो ऐसे मौके नहीं छोड़ने चाहिए। तो आइए अब हम जानते हैं कि ठीक है, हमने ये तो देख लिया कि इसकी वैल्यूएशन बहुत सस्ती है और ये, अब बट सबसे मेन पॉइंट आता है कि क्या हम इसको इस पॉइंट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो हम कितनी रिटर्न इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस पे जाना होगा। ये देखिए, हमेशा कोई भी ट्रेड आप दो चीज़ों के उस पे लेते हैं। एक, पहले आपको कंपनी शॉर्टलिस्ट करनी होती है बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस में, कि कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, फ्यूचर बहुत अच्छा है। ये चीज़ हो गई, तब आपको पता चल गया कंपनी बहुत अच्छी निकल के आई है। दूसरी चीज़ आती है अब कि उसमें कब एंट्री ले उस शेयर में और कब एग्जिट ले, ये चीज़ हम फिगर आउट करते हैं टेक्निकल एनालिसिस से। तो अभी एंट्री और एग्जिट के लिए हम आते हैं अपने चार्ट पे आरबीएल बैंक के। तो अपने मैं पुरानी सारी ड्राइंग्स डिलीट कर देता हूँ एक बार आपके रेफरेंस के लिए। हाँ, तो आप ये देखिए कि इसने 2021 में एक रेजिस्टेंस को टच किया था, उसको ब्रेक नहीं कर पाया था, मल्टीपल टाइम क्रॉस किया, इसने ट्राई किया क्रॉस करने का, तो वो रेजिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली निकल के आती है। सो आप ये देखेंगे इस लेवल के आसपास में हमेशा बैंक इसको टच करके वापस नीचे गया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, सो बट रिसेंटली उसने ब्रेक किया, बट वो वापस रिट्रेस होके नीचे आ गया। तो इस रेजिस्टेंस लेवल पे हम देख एक पैटर्न फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कप विद हैंडल पैटर्न। आप वो हैंडल कप विद हैंडल पैटर्न अगर नोट करेंगे तो आप ये देखेंगे, ये कप बना और ये यहाँ पे इसकी हैंडल बनी दो। सो इसी के साथ हमारा टारगेट जो निकल के आता है इसके लिए, हमारी इस ट्रेड के लिए, वो अप्रॉक्सीमेटली होएगा
अप्रॉक्सीमेटली 69%। आप देखेंगे टारगेट जो अभी इस स्ट्रेटेजी के बेस पे जो निकल के आ रहा है वो है 431। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है, आप ये देखेंगे इस 431 से पहले यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इस पॉइंट पे, राइट, कि यहाँ पे भी इसने मल्टीपल टाइम्स क्रॉस किया इस लेवल को क्रॉस करने की, बट उसको नहीं कर पाया। तो इंस्टेड ऑफ 431 हम अपने टारगेट को थोड़ा सा लोअर कर लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली इतना, इस रेजिस्टेंस लेवल पे, ताकि उसके चांसेस ज़्यादा है हिट होने के जल्दी। तो यहाँ से अगर हम इसका एब्सोल्यूट रिटर्न देखेंगे आज से इस शेयर प्राइस, तो अप्रॉक्सीमेटली 58% निकल के आता है। सो ये 58% आप ये गेन देखेंगे इस पॉइंट पे कि कितना अच्छा गेन है। और ये 58% अगर होने में हमको 1 साल लगता है, अगर आप मान के चलिए 2 साल भी लगता है, तो ये मोर देन 25% CAGR की रिटर्न है। आप कहीं भी म्यूचुअल फंड कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे आपको 15-20% तो आप जब बहुत ही अच्छा करते हैं, आपको सालों की प्रैक्टिस से तब आते हैं। अदरवाइज 12-15% आपकी यूजुअली रिटर्न बैठती है म्यूचुअल फंड और इस सब में। और वहीं पे आपको ये सिर्फ एक ट्रेड आपको 58% दे जाएगी आने वाले मोस्ट प्रॉब्ली 1 साल में, और 1 साल मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 साल में। तो ये जो मौके हैं जो इस टाइम पे एट प्रेजेंट जो बैंकिंग सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है, ये ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ है जो बहुत रेयर आती है, एंड इसका अपन को पूरा फ़ायदा उठाना है। सो हालांकि ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, लेकिन हमको जिस कन्विक्शन पे ट्रेड करना है वो हमको उस पर भरोसा होना चाहिए। हमने ये ट्रेड ली तो ये क्यों ली, किस बेसिस पे ली। जब तक आप वो उस कॉन्सेप्ट से क्लियर है कि हाँ ये मैं इसको लेके पूरा कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने क्यों किया है मेरे को पता है, जब तक और वो उसके पीछे की रीजनिंग सही है, तो बिल्कुल आप बेशक इसमें आप बने रहिए, और फ्यूचर में आपको बहुत अच्छी रिटर्न बना के देगा। तो अगर ये मेहनत आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल मनी मोजियाक। और हर हफ्ते ऐसी ट्रेड्स के बारे में जानने के लिए प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप कोई अपडेट्स को मिस ना करें।